जोसेफ, जोसेफ। फिर बच्चे ईसा मसीह की डेथ, मृत्यु। तो जो मृत्यु है ना 33 ईस्वी में हुई। किसने किसने फांसी पर इनको चढ़ाया? रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने। तो रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने भाई साहब ईसा मसीह जी को फांसी पर लटकवा दिया, मतलब इनकी डेथ हो गई। ठीक, अब आप देख रहे थे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, जैन धर्म में तो आप कह सकते हो जैन धर्म में कौन है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। उसी प्रकार ईसाई धर्म में एक शब्द चलता है जिसको कहते हैं त्रितत्व। और त्रितत्व किसे बोलते हैं बच्चे? याद कर लेना, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रितत्व। और ये त्रितत्व बच्चे किसमें चलते? ईसाई धर्म में चलते। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है कि ईसाई धर्म में ईसाई का प्रचार प्रसार ज्यादातर एक प्रकार से विदेशी देशों में, ठीक है। हां, तो आपको ईसाई धर्म में बस इतना याद कर लेना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं याद करना। अब इनके जो दो मेन शिष्य याद कर लेना, ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य, इनके दो मेन शिष्य जो प्रमुख शिष्य थे, उन दोनों का एक का नाम था एंड्रयू और एक का नाम था पीटर। एक का नाम था एंड्रयूस, एक का नाम है पीटर। दो याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से आपको याद रहेगा। अब ईसाई धर्म का यहां पर मामला हमारा समाप्त होता। अब ईसाई धर्म के अलावा यहां पर एक मैं तुमको बता दूं, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म एक छोटा सा है, तो जरा देख देते 64 नंबर में। तो 64 नंबर हम लोग देखते बाद में, पहले एक मोटिवेशन लाइन आ गई भाई साहब, लाइन जरा आ गई, जरा देख लो। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से वाकिफ, मतलब हमारे जमाने को हमारी एक प्रकार से उड़ान नहीं पता है, उड़ान नहीं पता है। वो और थे जो हार गए आसमान से, वो दूसरे थे राघव सर, आज ये दूसरे हैं जो हारने वाले नहीं हैं। कहते नहीं है, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। बताया था हमने तुमको, पूरी पूरी लाइन वही चल रही है। यही मंजिल नहीं है मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बच्चे ये अपनी लाइन के साथ साथ पूरा का पूरा आगे चलना है। तो ये हमारी मोटिवेशन लाइन है, और मैं नंबर बात कर रहा हूं 64 नंबर की, और यहां पे लगा लेना 64। 64 में सबसे पहले आप लगा लो बच्चे, ईसाई धर्म के बाद हमने कहा आपसे एक छोटा सा धर्म यहूदी। यहूदियों को इंग्लिश में जीव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीव्स। परीक्षा में प्रश्न क्या आता है? यहूदी धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? उत्पत्ति आप याद कर लेना, इजराइल से। कहां हुई? इजराइल से। दूसरी बात, यहूदी धर्म लोग पूजा करने कहां जाते थे? तो यहूदी धर्म के लोग पूजा करने जाते थे सिनेनाग। सिनेनाग जैसे हिंदू धर्म के भाई लोग जाते हैं मंदिर, मुस्लिम भाई लोग जाते हैं मस्जिद, ईसाई लोग जाते हैं चर्च, सिख भाई लोग जाता है गुरुद्वारा, उसी प्रकार यहूदी धर्म का लोग जाता है सिनेनाग। क्लियर है? यहूदी धर्म के प्रमुख ग्रंथ, यहूदी धर्म के प्रमुख ग्रंथ याद कर लेना, तनख, तालमुक, मिद्रस। तनख, तालमुख और मिद्रस। बच्चे
ये तीनों के तीनों प्रमुख ग्रंथ किसके हैं? यहूदी धर्म के हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात पता चल गई होगी। और यहूदी धर्म में इससे ज्यादा पेपर में प्रश्न कुछ नहीं पूछता है, ना ही कुछ और बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत हो मेरे शेरों? जल्दी से बता दो। यहूदी धर्म भी हमने आपको समझा दिया। हिलाओ ना। तो यहूदी धर्म समझ में आ गया। जिंदगी मिली है मार दो या मर जाओ। भैया मारना नहीं किसी को, मतलब पार कर देना है। ठीक है, चलो। अब यहूदी धर्म के बाद बच्चे यहां पे लगा लेना पारसी धर्म। देखो जस हमारा मिशन करीब होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी आवाज और बुलंद होती जा रही है। क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर आप मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो मंजिल के आधे रास्ते में पहुंचकर यह मत सोचना कि पीछे लौट जाएं, यह सोचना शायद हम जितना चल कर आए हैं वहां से हमारी मंजिल कितनी पास और है, ये चीज। ठीक है, भैया इसके संस्थापक का नाम है जरथुष्ट्र। और जरथुष्ट्र बच्चे कहां के थे? तो याद कर लेना, ईरानी के। क्लियर है? और बच्चे सबसे खास बात आता है कि पारसियों का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पारसियों का प्रमुख ग्रंथ है जेंदम अवेस्ता। जेंदम अवेस्ता। ठीक है, पारसी लोग अपना पूजा करने कहां जाता है? अग्नि मंदिर। अग्नि मतलब मंदिर मतलब फायर टेम्पल। अग्नि मंदिर मतलब फायर टेम्पल। क्लियर है? अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना। पारसियों का प्रमुख त्योहार याद कर लेना। प्रमुख त्योहार उसका नाम है नौरोज उत्सव। नौरोज उत्सव। और सबसे खास बात, नौरोज उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बच्चे गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम था बलबन। बलबन के द्वारा शुरू किया गया था जिसका नाम था क्या? नौरोज उत्सव। क्लियर है? तो इतने प्रश्न आप पारसी धर्म में अगर याद कर लोगे तो आपका पारसी धर्म से पेपर एक भी नहीं फंसेगा। ये इतना याद कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है? शाबाश। अच्छा, 15-15 का रिचार्ज करके चल रहे हो? क्या बात है यार, इसी तो जुनून कहते हैं। चलो, इस प्रकार हमारा पारसी धर्म भी समाप्त हुआ। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई साहब आगे की तरफ, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, है ना? चलो, मजा आ रहा, आ जाए। इसी तरह क्लासेस चाहिए तुम लोगों को। शाबाश, मिलेंगे मिलेंगे, डोंट वरी। तुम साथ दे रहे हो तो भाई साहब हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो ये भी भाई साहब खत्म। अगला लगाओ 65 नंबर। अब अगली यूनिट अगर आप अपने मुंह देखोगे तो वहां पे मिलेगा आपको मगध राज्य का उत्कर्ष फिर सिकंदर। लेकिन मैं आपको यहां पे पढ़ा दे रहा हूं सिकंदर, तो इसीलिए यहां पे हेडिंग लगा देना प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। जब हमारी आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तब आपको समझ में आएगा क्या असली मजा था कि राघव सर ने लूसेंट की वो यूनिट हटवा के पहले सिकंदर पढ़वा दी और किस तरह पढ़वा दी। भाई साहब लूसेंट तो बहाना है, तुमको परीक्षा में सिलेक्शन दिलाना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। डैश करके लगा लेना। तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण जब हम लोग देखते हैं तो बच्चे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में अगर थोड़ा सा भी देखो ना, ये भारत का जो ये वाला हिस्सा है इधर वाला, ये बच्चे उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। ये क्षेत्र है कौन सा? उत्तर पश्चिम।
और आपको एक चीज याद रखना है, जो भारत में विदेशी आक्रमण है, भारत पर पहली बार जो आक्रमण किया था ना, वो किया था साइरस द्वितीय ने, याद कर लेना। भारत पर पहली बार कोई आक्रमण किया विदेशी, भारत पर फर्स्ट टाइम, मतलब भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण कोई किया है, तो कौन सा वंश था? उस वंश का नाम बच्चे हकमनी वंश। और हकमनी वंश का कौन सा शासक था? तो याद कर लेना, साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय जो है ना बच्चे, वो हकमनी वंश का था। इसी ने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया विदेशी। लेकिन दुर्भाग्यवश यह आक्रमण कैसा रहा? अनसक्सेसफुल, असफल। कैसा रहा? असफल। क्लियर है? अब बात आती है भारत पर, मतलब ये कौन है, ये कौन आक्रमण कर रहा है भाई साहब? हकमनी वंश। ये वंश कहां का है पता आपको? ईरान का। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर से पहले भी कौन थे? ईरानी थे। ये आपके लूसेंट में नहीं है मेरे लाल। और अगर हम लूसेंट के हिसाब से चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, इसीलिए वहां से हमने थोड़ा सा मेरे उस पे आओ। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था साइरस द्वितीय, लेकिन इसका यह आक्रमण असफल रहा और ये ईरान का वंश था, हकमनी वंश। उसके बाद बात आती है भारत पर पहला सफल आक्रमण। सफल आक्रमण। और बच्चे, भारत पर जो पहला सफल आक्रमण की बात करते हैं उसका नाम है दाराए बहू। दाराए बहू। और इसी को हम लोग बोलते हैं डेरियस प्रथम, और इसी को हम लोग कहते हैं दारा प्रथम। कुछ भी कह लो, चाहे दारा प्रथम कह लो, चाहे डेरियस प्रथम कह लो, इसी को दाराए बहू भी कहते हैं। क्लियर है? भारत पर इसने पहला आक्रमण, सफल आक्रमण किया। और ये लोग ईरानी थे। कैसे थे? ईरानी थे। ठीक है, हाँ। तो इतनी बात आपको पता चल गई होगी जबरदस्त तरीके से। तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले ईरानी थे। और ये जब लोग आक्रमण किए तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किए। उत्तर पश्चिम क्षेत्र का मतलब हो गया कि यहां पर बच्चे जो क्षेत्र पड़ रहा था ना, उस क्षेत्र का नाम था पंजाब। और पंजाब अगर रियल में देखा जाए तो कौन से नदी के किनारे भाई साहब मेन स्थित था? यहां पर पंजाब इंडिया वाला नहीं, पंजाब पाकिस्तान वाला भी, जो एक प्रकार से सिंधु नदी के पास स्थित था। ठीक, ईरानियों ने सफल आक्रमण किया, पंजाब सिंधु नदी के किनारे जो स्थित था उसको अपना प्रांत बना लिया। और जब बना लिया तो याद कर लेना जी, जब इन्होंने सफल आक्रमण कर लिया, सफल आक्रमण मतलब इसको इन्होंने जीत लिया। जीत लिया। और जीतने के बाद क्या किया? अपना 20वां प्रांत बना लिया। अपना 20वां प्रांत बना लिया। ठीक है, आवाज चली गई क्या? चलो बच्चे, इसको जीत के अपना 20वां प्रांत बना लिया। किसने? ईरानियों ने। ठीक है, ईरानियों ने। और याद कर लेना, अपना 20वां प्रांत जब बनाया तो बच्चे ये किसने बनाया? किसका? तो याद कर लेना, ईरान का। और ईरान को ही हम लोग क्या बोलते थे? फारस। फारस और ईरान का जो 20वां प्रांत बना वो भारत का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था। ठीक है, अब जब यहां पर ये लोग आ गए तो बच्चे ये लोग फारस के लोग थे, इसीलिए एक पेपर में प्रश्न आता है, फारसी स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती है? मतलब फारसी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो याद कर लेना, फारसी स्वर्ण मुद्रा को हम लोग डेरिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेरिक के नाम से जानते हैं। और भारत में ईरानियों की वजह से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक काम और अच्छा हुआ। वो काम अच्छा क्या हुआ? खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ। खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ, याद कर लेना।
उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ईरानियों की वजह से ही एक प्रकार से बच्चे खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ और यह रहा पूरा का पूरा ईरानियों का आक्रमण। तो भारत पे आक्रमण करने वाले पहले ईरानी थे, हकमनी वंश के साइरस द्वितीय, जिनका आक्रमण असफल रहा। सफल आक्रमण मारा दाराय बहु डेरियस प्रथम, दारा प्रथम उन्हीं का नाम है, पूरा पूरा एक ही नाम है, ये कोई डाउट ना। फारसी स्वर्ण मुद्रा को डेरिक के नाम से जानते हैं। और जब इन्होंने आक्रमण किया तो जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था पंजाब सिंधु नदी किनारे, तो ईरान और फारस का वो उन्होंने उसको अपना 20वां प्रांत बना लिया, 20 नंबर का। ठीक है, उसके बाद बच्चे बहुत प्यारा सा प्रश्न आता, इनके आने से एक काम और अच्छा हुआ कि यहां पर खरोष्ठी लिपि का क्या हुआ, विकास हुआ, जन्म हुआ। तो इस प्रकार भारत में, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण एक तुमको समझ में आ गया, विदेशी आक्रमण पहला समझ में आ गया, किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं यूनानी के द्वारा। फटाक से स्क्रीन शॉट लो, फटाक से स्क्रीन शॉट लो जल्दी से। हाँ, जल्दी से स्क्रीन शॉट लो भैया। चलो आगे बढ़े। सर जी पानी पी लीजिए, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, ये भी हकमनी वंश के थे। चलो उसके बाद बच्चे बहुत ध्यान से यहां पे 66 नंबर और यहां पे लगा देना सेकंड। अब जो भारत में विदेशी आक्रमण यहां पे आपको देखने मिला, सेकंड लगा देना यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण बच्चे, अब यूनानी आक्रमण की जब बात करते हैं तो इसको यहां पे लिख लेना, चाहे उसको यूनानी आक्रमण बोलो, चाहे इसको मकदूनियाई आक्रमण बोलो, मकदूनियाई कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बालक सबसे खास बात मैं बता दूं, जो यूनान है ना, यूनान को हम लोग क्या कहते थे, ग्रीस। ग्रीस, यूनान को ही ग्रीस बोलते हैं, आप सबको पता है। यूनान, एथेंस, जो ग्रीस की राजधानी एथेंस मतलब यूनान, वहां पे सबसे पहले ओलंपिक हुए थे। ठीक है, हाँ सर मैं हनुमान जी की पूजा करने जा रहा हूं, सर टेंशन ना लीजिए, टेंशन देने का, बिल्कुल भाई साहब टेंशन देने का, बहुत बढ़िया। यूनानी मकदूनियाई आक्रमण। और बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लिया कि यूनानी मकदूनियाई आक्रमण करने का प्रमुख कौन था, सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो जन्म हुआ था ना 356 बीसी में हुआ था। तीन सौ छप्पन बीसी में हुआ था। क्लियर है, ये याद कर लेना। और कहां पे हुआ था, मकदूनिया। सिकंदर के अगर मैं पिता की बात करूं, फिलिप। सिकंदर की मैं पत्नी की बात करूं, रेक्सोना।
चलो, हाँ बच्चे, सिकंदर जो है, सिकंदर का जन्म आपको बता दिया हमने 356 बीसी। मकदूनिया, पिता का नाम बता दिया, पिता का नाम फिलिप, माता का नाम रेक्सो, सॉरी माता नहीं, पत्नी, पत्नी का नाम क्या, रेक्सोना। क्लियर है? हाँ, अब बहुत ध्यान से समझ लेना, जो मकदूनिया ग्रीस है, और आप सबको पता है ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, मकदूनिया ग्रीस। ठीक है, सिकंदर के बारे में अगर मैं बहुत बात करूं तो सिकंदर का एक उद्देश्य था पूरे दुनिया को जीतना। ठीक है, सिकंदर का भाई साहब एक केवल उद्देश्य था कि भाई साहब पूरा का पूरा कि दुनिया को जीतना, एक मात्र उद्देश्य था। तो हुआ क्या, सिकंदर ने भाई साहब भारत पड़ा, भारत में भी आक्रमण किया, और भारत में जब आक्रमण किया तो भारत को भी जीता। सिकंदर के गुरु लिख लेना, सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु। ठीक, और अरस्तु के गुरु का नाम आपको पता होगा, प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का नाम पता होगा, सुकरात। ठीक, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु गुरु नाम प्लूटो, प्लूटो गुरु नाम सुकरात। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चे बहुत अच्छे से बात समझना, सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया तो वो वर्ष था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। क्लियर है? हां, भारत विजय जीत लिया था, जिसमें भारत सिकंदर के साथ दो प्रमुख व्यक्ति आपको याद करना है। एक सिकंदर का सेनापति था, यह सिकंदर के सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर। और एक प्रश्न आता है सिकंदर का जल सेनापति, जल सेनापति, तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम था निर्याकस। सिकंदर के सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर और जल सेनापति का नाम था निर्याकस। और भारत पर इसने जो आक्रमण किया वो 326 ईसा पूर्व में किया। उसके बाद एक सवाल बहुत बढ़िया आता, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर में एक पंजाब के राजा मिल गए, तो पंजाब के राजा मिल गए, उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध। और चाहे इसको आप हाइडे स्पीच का युद्ध बोलो, चाहे झेलम का युद्ध बोलो, चाहे इसको आप वितस्तता का युद्ध बोलो, वितस्तता, अच्छे से याद कर लेना। तुमसे पेपर में आएगा कि ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आप बता सकते हो सिकंदर प्लस पंजाब के राजा पोरस के बीच में, जिसमें सिकंदर जीत जाता है, पोरस हार जाता है। क्लियर है? और बच्चे इस कौन सी नदी किनारे, तो नदी का नाम पे ही तो युद्ध का नाम पड़ा है, झेलम, वितस्तता। क्लियर है बच्चे? हाइडे स्पीच आराम से आप बता सकते हो। उसके बाद बहुत अच्छे से सिकंदर का और उद्देश्य था, सिकंदर का उद्देश्य था कि हमको और आगे बढ़ना है और आगे बच्चे हमको जाना है। ठीक है, और मतलब हमें पूरे भारत पे कब्जा करना है। तो भाई साहब सिंपल सी बात था, जब ये पूरा का पूरा एक प्रकार से कॉन्सेप्ट था सिकंदर जब आगे बढ़ा इस युद्ध को जीतने के बाद, तो सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी, तो सिकंदर की सेना थक चुकी थी, तो सिकंदर की सेना ने मना कर दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वहां बीच में एक नदी पड़ रही थी, तो उस नदी को सिकंदर की सेना ने पार नहीं किया था। तो लिख लेना यहां पे, सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया, लिख लेना, ब्यास नदी को पार करने से मना। सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया, तो पार करने से बच्चे मना कर दिया कौन सी नदी को, ब्यास नदी से। और सिकंदर अब फिर मजबूरन वापस चला गया। तो जब सिकंदर वापस चला गया बच्चे, सिकंदर की वहां पर जब गया सिकंदर वापस, तो सिकंदर की वहां पर मृत्यु हो गई। और जो मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व, कहां पर हुई बच्चे, बेबीलोन। अब तुम कहोगे सर जी बेबीलोन कहां पड़ता है, तो बेबीलोन बच्चे पड़ता है इराक। कहां पड़ता है, इराक। इराक में पड़ता है बेबीलोन, जहां पर इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा भी था,
प्री घोड़ा, और इस घोड़े का नाम था बहुकेफला। और सिकंदर का ये प्री घोड़ा इतना था, अच्छा था कि इसने अपने घोड़े के नाम पर ही एक नगर की स्थापना कर दी थी, बहुकेफला नगर। क्लियर है? झेलम नदी के तट पर ही बना दिया था, जिसका नाम है बच्चे क्या? बहुकेफला नगर। कोई दिक्कत है बच्चे? हाँ, एक प्रश्न पूछा गया आईएएस की परीक्षा में, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में कितने राज्य छोटे छोटे थे? ठीक, 28। अब ये राज्य नहीं यूपी एमपी वाले, वो छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर। ठीक है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब आपको पता है जब ईरानी आए थे तो भारत में खरोष्टी लिपि आई थी, लेकिन सिकंदर यूनानी आए थे, और आपको पता है यूनानियों की वजह से ही भारत में गंधार शैली का प्रचलन हुआ। गंधार शैली का, जैसे नहीं महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में, तो महात्मा बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति बताओ तो गंधार शैली में। ठीक है, हाँ, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। ठीक, तो बच्चे ये रही बात पूरी की पूरी सिकंदर की आपस में। सिकंदर का भी बारे में हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अच्छा, तो सिकंदर का भी कॉन्सेप्ट भाई साहब क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब क्या हुआ? सिकंदर चला गया, लेकिन सिकंदर का सेनापति रह गया था सेल्यूकस निकेटर। इसीलिए तो सेल्यूकस निकेटर का ही तो राजदूत था, जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज तभी तो जाता है किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो रहता है। ठीक है, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता है बच्चे? सेल्यूकस निकेटर का सेनापति, जिसका राजदूत, जिसका एक प्रकार से नाम आप बता सकते हो कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अब तुम एक दिमाग लगाओ बच्चे, इंडिका कौन सी भाषा में लिखी गई होगी? ये सिकंदर यूनानी था, तो सेनापति भी यूनानी था, तो इसका राजदूत मैगस्थनीज भी यूनानी था। तो उन्होंने जो इंडिका लिखी वो बच्चे कौन सी लिखी थी? तो आराम से बता सकते हो, वो भी लिखी थी ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में। ठीक, तो उम्मीद करते साथियों आप सबको ये बात पता चल गई होगी, सिकंदर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगला यूनिट बच्चे आपका जो लगने जा रहा है वो लगने जा रहा है, बहुत ध्यान से, मगध राज्य का उत्कर्ष। तो इससे आप ये समझोगे कि प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण है, पहले विदेशी आक्रमण करने वाले थे, उनका नाम था एक प्रकार से, पहले नाम आप कह सकते हो कौन थे? पहले थे ईरानी। और ईरानी के बारे में भी हमने समझाया, जो आपका लूसेंट की किताब में नहीं है, फिर भी हम भाई साहब इसको लेकर आपको जोड़ा जिससे आपको समझ में आ जाए। और ईरानियों की वजह से भारत में खरोष्टी लिपि आई। और बच्चे भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण थे यूनानी मतलब सिकंदर का आक्रमण, और जहां से गंधार शैली का भारत में प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करते मजा आ गया होगा। आ गया? बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हम लोग। तो ये हो गया। अब बच्चे अगला कौन सा नंबर है? 67। 67 में आप सबसे पहले लगा लेना मगध राज्य का उत्कर्ष। अब मगध राज्य आपने पढ़ा था, सुना था भी। क्या सुना था? कि 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में एकमात्र ऐसा जनपद था, महाजनपद था, जिसका नाम था मगध। मगध जो सबसे शक्तिशाली था, मगध जो सबसे शक्तिशाली था, मगध से शक्तिशाली कोई था ही नहीं। 16 महाजनपदों में मैंने बताया था आपको, मोस्ट पावरफुल महाजनपद कौन है? तो आप बता सकते हो? हाँ, लग रहा है इस बार बीपीएससी सारा बिहार में ही पूरा सीट बुक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो बच्चे मगध राज्य का उत्कर्ष, अब यहां से शुरू होगा तांडव। अभी तक का तो भाई साहब पूरा का पूरा एक प्रकार से चीजें समझ रहे हो बहुत अच्छे से। देखो, ये मत कहो कि आपने पढ़ाया नहीं, आप इतना नहीं खत्म कर पाए। आप खुद सोचो, बैठा तो हूं नहीं मैं, बैठा हूं नहीं बैठा हूं, क्लास बराबर चल रही है। ठीक है, तो एक बार हम मुझसे आए थे, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, आप जानते हो मानवीय क्रियाएं करनी पड़ती हैं, है ना। तो टॉयलेट तो सब लोग जाते ही हैं, है ना। तो बच्चे सारी चीजें, और आप देख रहे हो कि राइटिंग भी हमने कोई ये नहीं खींचम खींच ताना तानी तनी तना हुआ मचला दिया। ठीक, पूरा का पूरा मामला अच्छे से चला है। ठीक है, हाँ, रेस्ट नहीं करना है भाई साहब। रेस्ट तभी करेंगे जब पूरा हमारा रात का 10 बज जाएगा, तभी रेस्ट होगा आज। उसके पहले रेस्ट का नाम मत लो आप। हाँ, जब तक जितना खिंच जाएगा, बहुत भी खिंचेगा,
अभी तो भाई साहब अभी 8वां चरण पूरा होगा। हाँ बिल्कुल, अभी फिर मैराथन लगा देंगे भाई साहब, अभी फिर मैराथन लगा देंगे हम स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके पूरा लूसेंट का विविध प्लस स्पेशल भंडार खत्म। 12 घंटा पूरा नेट पढ़ाऊंगा मैं आपको, 12 घंटा। बस तुम्हारा साथ और प्यार चाहिए, अगर तुमने साथ दे दिया उड़ा कर रख देंगे हम लोग। ठीक है, चलो मगध। तो हमने आपसे कहा कि मगध राज्य का उत्कर्ष हमको पढ़ना है, समझना है। तो मगध राज्य हमने बता दिया 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली। पूरे के पूरे 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा था? सबसे ज्यादा पावरफुल जिसका नाम था मगध। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब बच्चे बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूं, पता कैसे चलता है कि इसका उल्लेख कहां पता चलता है कि मगध सबसे शक्तिशाली था? तो इसका उल्लेख हमें पता चलता है कहां से? अथर्ववेद से, अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद से। तो अब बच्चे अथर्ववेद से पता चलता है मगध राज्य का उत्कर्ष, है ना। अब मगध का सबसे प्राचीन वंश का जो प्राचीन वंश था ना, उसका नाम था बृहदत्त। मगध में सबसे पहला जो वंश बना, तो यहां पे लिखना सबसे प्राचीन वंश, सबसे प्राचीन वंश। और उस सबसे प्राचीन वंश का नाम क्या था बच्चे? बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। अगर तुमसे कहा जाए कि बृहद्रथ वंश के संस्थापक का नाम बताओ, तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक का नाम खुद ऑलरेडी बृहदत्त ही था। और बृहदत्त ने अपनी राजधानी जो बनाई थी, वो किसको बनाई थी? गिरिव्रज को। गिरिव्रज आप सब लोग जानते हो, गिरिव्रज अभी राजगृह नहीं होगी, अभी सिर्फ और गिरिव्रज होगी। क्योंकि आप लोग जब 16 महाजनपद पढ़े थे, तो वहां पे गिरिव्रज आबलिक करके आपने वहां पे लगाया था क्या? राजगृह। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ गिरिव्रज रहेगी। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से। उसके बाद बृहदत्त के बाद जो गद्दी पर बैठा, उसका नाम था जरासंध, उसका नाम था जरासंध। जरासंध के बारे में एक पेपर में प्रश्न आता। जरासंध ने बहुत सारे शक्तिशाली शासकों को पराजित किया, हराया भी। लेकिन बच्चे, जो महाभारत में आपने नाम सुना होगा अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, तो जो नाम आपने एक सुना होगा भीम, तो पेपर में प्रश्न आता कौन सा ऐसा शासक था जो भीम के हाथों हार गया? भीम के हाथों हार गया। भीम के हाथों हार गया। तो भीम के हाथों हार कौन गया बच्चे? तो याद कर लेना, उसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। अब जरासंध के बाद जो अगला गद्दी पर बैठेगा, जरासंध के बाद अगला जो गद्दी पर बैठेगा, उसका नाम है रिपुंजय। क्या नाम है? रिपुंजय। और रिपुंजय जो बच्चे बृहदत्त वंश का हुआ, रिपुंजय बृहदत्त वंश का अंतिम शासक हुआ, लास्ट इंपरर ऑफ बृहदत्त डायनेस्टी। क्या नाम था? रिपुंजय। इस प्रकार यहां पर आपको पता चल गया, रिपुंजय तक का पूरा मामला समझ में आ गया। क्लियर है? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई? सब बात। इसके बाद बच्चे जो अगला वंश आएगा, आप रिपुंजय के बाद जो अगला वंश आएगा, यहां पे लगा लो 68 नंबर, और यहां पे लगा लो बच्चे हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश के यहां पर आप संस्थापक लिख लेना, फाउंडर, संस्थापक। उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो आप बता सकते हो भाई साहब, किसका? हर्यक वंश का। और इसका जो उपनाम था, बिंबिसार का जो उपनाम था, मतलब बिंबिसार को हम लोग क्या कहते थे,
तो ब्रैकेट में लिख लेना सृडिक। बिंबिसार को हम लोग सृडिक के नाम से जानते थे, और बिंबिसार ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वही बनाई थी जिसका नाम था गिरिब्रज। गिरिब्रज को ही अपनी राजधानी बिंबिसार ने बनाई थी। अब बच्चे, बिंबिसार का एक प्यारा सा सवाल आता है कि बिंबिसार कौन से धर्म को मानता था? तो आप बता सकते हो, बिंबिसार जो बच्चे था वो बौद्ध एवं जैन, बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म को मानने वाला शासक था। फिर बच्चे, बिंबिसार का जो प्रिय हाथी था, प्रिय हाथी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सेनाग, उसका नाम था सेनाग। बहुत प्यारा सा सवाल आता है कि बिंबिसार ने अपने हर्यक वंश का विस्तार कैसे बढ़ाया, मतलब इसने ही विस्तार किया था। तो बच्चे, बिंबिसार का एक बिल्कुल फंडा सा सिंपल था कि इसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया ना, उसके लिए इसने बहुत बड़ी चाल खेली जो आज के युवा पीढ़ी नहीं खेल सकते। कैसे? विवाह द्वारा। तुम कहोगे विवाह द्वारा, अरे वाह, मन में लड्डू फूट रहा, या तो एक विवाह लेकिन हो नहीं रहा, तो भाई साहब, लेकिन इसके विवाह देखो क्या किया इसने। इसने पहला काम किया, लिच्छवी गणराज चेटक की बहन चेलना से कर लिया पहला विवाह। लिच्छवी गणराज आप सब लोग जानते हो, वैशाली जो आपने पढ़ा था, वैशाली विदेह मिथिला, वैशाली की राजधानी। तो वैशाली विदेह मिथिला जो लिच्छवी थी, लिच्छवी गणतंत्र था ना प्रथम, तो आप कह सकते हो अभी मौर्य वर्ग सब आ रहा है, आने दो स्टेप बाय स्टेप, हर एग्जाम में आएगा, बस समझते चलो भाई साहब। हाँ, तो कहने का मतलब है जो लिच्छवी गणराज्य के राजा थे, के राजा थे जिनका नाम था चेटक, जिनका नाम था चेटक, और चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी, और चेटक की बहन का नाम था चेलना, चेटक की बहन का नाम था चेलना। तो पहला विवाह इन्होंने मार दिया लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन चेलना के साथ। अभी हम तुमको बताएंगे भी इनका भाई साहब चेलना का भाई साहब चेलना का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, विवाह करने का क्या कॉन्सेप्ट था इनका, तो अभी मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। दूसरा दूसरा इनका क्या सिस्टम था बच्चे? कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, प्रसेनजित की बहन महाकौशला, प्रसेनजित की बहन का क्या नाम? महाकौशला। दूसरा विवाह इन्होंने इससे मारा, ठीक है। अब बच्चे, जो तीसरा विवाह इन्होंने मारा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के द्वारा, मद्र देश की राजकुमारी, मद्र राजकुमारी खेमा के द्वारा, मद्र राजकुमारी क्षेमा के साथ। अब कहने का मतलब है जो मद्र क्षेत्र पड़ता था वो कुरु इंद्रप्रस्थ के पास आसपास पड़ता था। क्लियर है? चलो, इतनी बात आपको समझ में बच्चे आ गई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है मद्र राजकुमारी क्षेमा, तीन विवाह इन्होंने मारे थे। एक मारा था लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन चेलना के साथ, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ, और मद्र राजकुमारी क्षेमा के साथ। तीन विवाह जब इन्होंने मारे, किसने? बिंबिसार ने। तो इनका एक सीधा सा फंडा था, सब लोग जानते हो कि 16 महाजनपद थे, ठीक है। देखो, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं पहले के जीवन में मजा था, कितना भी शादी कर लो की बात नहीं है, लेकिन अब तो एक ही आदमी तंग रहता है। भाई साहब, तुम रख नहीं पाते हो, ठीक है। चल, तो बच्चे, कहने का मतलब ये समझ में आ गया, तीन विवाह इन्होंने इसलिए किया क्योंकि और आपने महाजनपद अभी पढ़े थे, लिच्छवी पढ़े, तो इन्होंने सोचा अगर हम विवाह करे ले रहे चेलना से तो हमको चेटक कभी कुछ नहीं करेंगे। क्यों? हम तो चेटक के जीजा बन जाएंगे, और जीजा जो है साला हमको कभी मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम तो जीजा है ना, और जीजा को मारत नहीं, जीजा की तो पूजा होता है। उसके बाद कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला, कौशल नरेश जो प्रसेनजित रहे उनके जीजा बन जेबे। भाई साहब, जीजा बने घूमे रहो, बस काम खत्म। और ये लोग जीजा एक के पीछे बनावत रहे क्योंकि जानत रहे कि भाई साहब ये भी किसी वंश का एक प्रकार से राजा है,
और मध्य राजकुमारी 6 माह। तो मतलब 3 क्षेत्र इन्होंने कवर कर लिए 16 महाजनपद में। इनको यह लगा कि अदर अगल बगल वाले और महाजनपद हम पर आक्रमण करी हैं, तो ये लोग तुरंत तारवार लेके खड़े हुए, जी आओ हमारे जी जग मारे आ रहे हो। तो प्रसेनजित के प्रसेनजितो कौशल नरेश पूरा साथ देंगे, लिच्छवीगढ़ राज्य के राजा साथ देंगे, मध्य राजकुमारी जो कुरु और इंद्रप्रस्थ वाला क्षेत्र था वो भी पूरा साथ देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनका पूरा कॉन्सेप्ट यही चल रहा था, पूरा का पूरा। और आराम से इन्होंने इस प्रकार विवाह से अपने साम्राज्य का विस्तार करते का कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है, अब बच्चे बहुत अच्छे, तो इसीलिए पेपर में प्रश्न आता है पहला राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया। तुमसे कहा जाएगा पहला शासक जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया। तो पहला वो राजा कौन हुआ जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया? उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। क्लियर हो गई बात? अब बहुत अच्छे से याद कर लेना, 3 जगह ऐसे सिस्टम बना लें, चौथा और का सिस्टम बनाए तो भी जान लो। एक रहे अंग नरेश, मतलब अंग के राजा, अंग की राजधानी रहे ना चंपा, तो अंग नरेश जिनका नाम रहा ब्रह्मदत्त, अंग के राजा ब्रह्मदत्त। तो बिंबिसार का करीन अपने साम्राज्य का विस्तार करे खातिर अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हरा दिया, हराकर अंग को मगध में मिला लिया, अंग को मगध में मिला लिया। लो अबे तक 3 जगह तो सुरक्षा पाइन कि विवाह करके हमारे ऊपर आक्रमण हो, यत्ती आक्रमण खुदे मार दीन। ठीक, खुदे मार दीन। लो भैया, जब खुदे मार दीन भाई साहब, तो अंग भी तो उन्हीं का हो गया। किसका? बिंबिसार का। क्लियर है? ब्रह्मदत्त का, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा। अब बात समझ लेना, बिंबिसार के दरबार में एक वो रहते थे राजवैद। बिंबिसार के दरबार में एक रहते थे राजवैद। राजवैद का मतलब होता है चिकित्सक, डॉक्टर। और उस डॉक्टर का नाम था बच्चे जीवक। और जो जीवक थे तो हुआ क्या, इनके डॉक्टर रहे। तो एक बार क्या हुआ, अवंती के राजा, क्या नाम रहे? अवंती नरेश। और अवंती नरेश का मतलब हो गया चंड प्रदोक्त। अवंती के राजा जो चंड प्रदोक्त थे, ये बच्चे एक बार पीड़ित हो गए, बीमार हो गए। और बीमार इस तरह से हो गए कि इनको एक रोग हो गया, और उस रोग का नाम था पांडु रोग। पांडु रोग को वर्तमान में बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया। बच्चे इन्होंने अपने तुरंत डॉक्टर का यूज किया, राजवैद था, और राजवैद को भेज दिया कहां पर? चंड प्रदोक्त की सेवा में, जाओ पीलिया रोग सही करके आओ। और जीवक चले गए अपनी जड़ी बूटी लेके, और गए जैसे ही चंड प्रदोक्त का पीलिया रोग ठीक, मतलब बिंबिसार को एक सुरक्षा और प्रदान हो गई। एक सुरक्षा यह प्रदान हो गई कि अब अवंती के राजा भी हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। अवंती के राजा भी हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस प्रकार बिंबिसार ने अपने चौतरफा सारे सैनिक एक प्रकार से भाई साहब लगा दिए थे, और बिंबिसार मतलब पूरा का पूरा साम्राज्य का विस्तार कर चुका था। अब लेकिन बिंबिसार का समय भी अंतिम आ गया, और बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। और एक ऐसा समय आया 493 ईसा पूर्व, जब उसके बेटे अजातशत्रु ने ही उसकी हत्या कर दी। उसने सोचा नहीं था कि मैं शादी क्या अजातशत्रु से कर लूं। समझ रहे हो? हाँ भैया, मूवी में जो दिखा रहे हो मैं का लेना देना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि बच्चे अब इसकी हत्या बिंबिसार की कौन कर देगा? अजातशत्रु कर देगा। तो यहां पे लगा लेना 69 नंबर। तो जब 69 लगाओगे तो बच्चे बहुत अच्छे से, वंश कौन सा चल रहा है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश पे बिंबिसार हमने आपको पढ़ा दिया। अब जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसका नाम क्या? अजात शत्रु। अजातशत्रु।
अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, मतलब बिंबिसार की हत्या कर दी थी। क्लियर हो गई बात? अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, जिस प्रकार बिंबिसार का नाम श्रेणिक था, उसी प्रकार बच्चे अजातशत्रु का नाम कुणिक था। अजातशत्रु का नाम क्या था? कुणिक था। आराम से याद कर लेना। और अजातशत्रु जो था वो 2 शस्त्र चलाता था, जो पेपर में पूछे जाते हैं। उन 2 शस्त्रों के नाम क्या थे? एक का महाशिला कंटक, एक शस्त्र का नाम था महाशिला कंटक, और एक का नाम था रथ मूसल। रथ मूसल। तो बच्चे एक का नाम था महाशिला कंटक, दूसरे का नाम था रथ मूसल। याद कर लेना, ये दोनों के दोनों शस्त्र थे। तुम्हें अस्त्र और शस्त्र में यह पता होना चाहिए, जो अस्त्र होता है वो फेंक कर चलाया जाता है, और जो शस्त्र होता है हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है। तो ये दोनों चलाने में माहिर था कौन? अजातशत्रु। क्लियर है? अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था। प्रसेनजित की जो बहन महाकौशला थी, इसने अपने बहन भैया से शिकायत कर दी, भैया हमारे पति को मार डाला, हम विधवा हो गए। तो बिंबिसार ने कहा, बहन चिंता मत करो, मैं अजातशत्रु को मार डालूंगा। और अजातशत्रु को जैसे ही प्रसेनजित मारने जाता है, अजातशत्रु इतना पसंद आ जाता है कि प्रसेनजित अंत में अजातशत्रु विवाह कर लेता। किससे? वजीरा से। और वजीरा कौन? प्रसेनजित की पुत्री थी। मतलब भाई साहब पूरा का पूरा तांडव ही बदल गया। अब प्रसेनजित को यह लगा कि हम दामाद को मार दें या अपने जीजा के लड़के को मार दें, मतलब भांजे को। तो एक प्रकार से कह सकते हो प्रसेनजित की पुत्री वजीरा, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह ही मार दिया। किससे? अजातशत्रु के साथ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां से मैच हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना? मजा आ जाएगा ये, मान लेना। चलो फिर बच्चे क्या हुआ? अब इसने समय देर ना करते हुए क्या किया? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी, लिच्छवी गणराज्य की जो कैपिटल थी, लिच्छवी गणराज्य की जो कैपिटल मतलब राजधानी, जिसका नाम था वैशाली, वैशाली जीत लिया और वैशाली को मिला लिया अपने में अजातशत्रु ने अपने मिला लिया। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से अजातशत्रु के बारे में, पहली बौद्ध संगीति बच्चे इसी के टाइम पर तो हुई थी। पहली बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे। और पहली बौद्ध संगीति बच्चे कहां पर हुई थी? तो याद कर लेना, राजगृह में हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति का बच्चे उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सबको पता है महाकश्यप ने की थी। अभी आज ही हमने पढ़ाया, बिल्कुल सीरियल से चले आ रहे हैं एक चीज पढ़ाते हुए, महाकश्यप ने की थी। क्लियर है? क्लियर है? चलो इतनी बात तुम्हें पता चल गई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर तुमसे कहा जाए कि राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने करवाया, राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो आप बता सकते हो अजातशत्रु, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कुणिक के नाम से जानते हैं अजातशत्रु को। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी अजातशत्रु के बारे में। अब बच्चे बहुत ध्यान से बात समझ लेना, बहुत ध्यान से बात समझ लेना। क्या समझोगे? अजातशत्रु का बेटा हुआ जिसका नाम था उदयन। ये दूसरे नंबर शासक या तीसरे नंबर पर? अजातशत्रु का बेटा हुआ जिसका नाम था उदयन। और उदयन ने क्या किया? जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने बाप को मार डाला था, उदयन ने भी उसी प्रकार अपने बाप को मार डाला। ठीक है, उस प्रकार भाई साहब उदयन ने अपने बाप को मार डाला, मतलब अपने पिताजी की हत्या कर दी। जब अपने पिताजी की हत्या कर दी, बवाल हो गया। लोग कहने लगे जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए हर्यक वंश वहां से कहलाने लगा पितृ हत्या वंश। पितृ हत्या वंश का मतलब हुआ कि यहां पर प्रत्येक लड़का अपने बाप को मारकर गद्दी पर बैठ रहा, मतलब पितृ हत्या, बाप की हत्या करके बैठ रहा है। ठीक है, हाँ
इतनी बात समझ में आ गई आपको। उदाइन का सबसे पहला प्रश्न यही आता है, उदाइन ने स्थापना की, किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र नगर की। उदाइन ने स्थापना किसकी? पाटलिपुत्र नगर की। ठीक। और पाटलिपुत्र के बारे में याद कर लेना, यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। गंगा सोन के संगम पर स्थित है। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र। और उदाइन ने राजगृह और गिरिब्रज दोनों को छोड़कर अपनी ही राजधानी बना डाली। किसको? पाटलिपुत्र को, जिसकी स्थापना की उदाइन ने। और उदाइन के 3 बेटे हुए, 3 पुत्र हुए। और 3 पुत्र बच्चे याद कर लेना, पेपर में पूछे गए हैं। एक का नाम है अनिरुद्ध, एक का नाम है मुंडक, एक का नाम है नागदशक। नागदशक 3 पुत्र हुए। अब अगर तुमसे यहीं पर प्रश्न कहा जाए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक बताओ, उदाइन के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था नागदशक। उदाइन के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था नागदशक। और इस प्रकार बच्चे हर्यक वंश समाप्त होता, अंतिम शासक इसका नागदशक बन गया। आराम से पूरा का पूरा ये हर्यक वंश भी हमने आपको पढ़ा दिया। क्लियर है? हर्यक वंश भी हमने आपको पढ़ा दिया। हर्यक वंश के बाद बच्चे जो आएगा नागदशक की हत्या करके, उसका नाम होगा शिशुनाग। क्या होगा? हाँ, जो उदाइन था ना भाई, अजात शत्रु तो क्लियर बात है। अजात शत्रु आपको दिख रहा है ना, बौद्ध धर्म करवाया था, बौद्ध धर्म की संगीत। तो सिंपल सी बात है, कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। कौन? अजात शत्रु। लेकिन उदाइन किस धर्म को मानता था? लिख लेना, जैन धर्म को। उदाइन जो मानता था, जैन धर्म को मानता था। यहां पे 69 हो गया, 70 नंबर। मजा आ रही यार आज। अगर YouTube परमिशन दे दे कि 24 घंटे पढ़ा दो, मैं आपकी वीडियो हटाऊंगा नहीं, तो 24 घंटे ऐसे मैं पढ़ाता रहूं। कल सुबह 10 बजे मैं यहां से हिलूं, लेकिन बस परमिशन नहीं है, तो इसीलिए रात 10 बजे तो रुकना ही पड़ेगा। अब तुम बस पढ़ते चलो, जितना पढ़ पाओगे जो हुआ। चलो तो बच्चे, यहां से हमारा हर्यक वंश समाप्त हुआ। अब यहां से लगा लेना अगला शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में याद कर लेना, शिशुनाग का बच्चे संस्थापक कौन था? फाउंडर कौन है? तो याद कर लेना, शिशुनाग के संस्थापक खुद शिशुनाग है। शिशुनाग ने अपने नाम पर शिशुनाग की राज रखा। ठीक है। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, हुआ क्या था? उदाइन ने उसकी राजधानी बच्चे पाटलिपुत्र बना दी थी, मगध की। लेकिन शिशुनाग ने क्या किया? जो कैपिटल थी है ना, वो बच्चे पाटलिपुत्र से दोबारा चेंज करके क्या कर दी? पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी। पाटलिपुत्र से चेंज करके शिशुनाग ने अपनी राजधानी क्या कर दी? अपनी राजधानी वैशाली को पुनः बना दिया। पुनः। और लिख लेना, अवंती राज्य को जीतकर भी मगध में मिला दिया। किसमें? शिशुनाग ने। बाकी कोई ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। शिशुनाग के बाद बच्चे, ये तो पहले नंबर का यहां पे शासक हो गया। दूसरे नंबर पे याद कर लेना बच्चे, यहां पे कालाशोक। और कालाशोक याद कर लेना, कालाशोक का उपनाम है काकवर्ण। काकवर्ण। क्लियर है? कालाशोक का बच्चे जो नाम है वो है काकवर्ण। और काकवर्ण ने जो कालाशोक ने कार्य किया, वो कार्य ये किया कि इसने राजधानी फिर उल्टा कर दी। यही तो चल रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, केवल बवाल चल रहा है। ठीक। इसने राजधानी क्या कर दी? वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र। वैशाली से चेंज करके इसने पुनः पाटलिपुत्र कर दी। कालाशोक ने अपनी राजधानी मगध की। क्लियर हो गई बात? अब लेकिन सबसे बढ़िया प्रश्न आप सबको पता है, जिस प्रकार अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति करवाई थी, उसी प्रकार दूसरी बौद्ध संगीति किसने करवाई? तो दूसरी बौद्ध संगीति करवाई कालाशोक ने। कहां पर करवाई?
पाटलिपुत्र में करवाई। और सिंपल सी बात है, इस बौद्ध संगीत में अध्यक्ष कौन बना था? तो इस बौद्ध संगीत में अध्यक्ष थे सबा कामी। सबा कामी। अब अगर यहीं पे तुमसे कहा जाए कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बताओ, अब शिशुनाग वंश में भाई साहब काला शोक के बाद कोई नहीं है, तो इसके बाद लास्ट इंपरर आएगा और अंतिम शासक का नाम यहां पर होगा नंदिवर्धन। नंदिवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जिसका नाम बच्चे क्या? नंदिवर्धन। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो भैया। इस प्रकार शिशुनाग वंश भी हमारा यहां से क्या समाप्त होता है? समाप्त होता है। अब बच्चे हम लोग बात करते हैं नंद वंश। 70 हो गया, यहां पे 71 लगा दो। चलो, नंदवंश। नंदवंश का सीन क्या बच्चे? तो नंदवंश का सीन यह है कि जो इसके संस्थापक थे, फाउंडर, इसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद। और महापद्मनंद जो था ना, ये इसको दासी पुत्र कहते थे। दासी पुत्र इसलिए कहते थे क्योंकि महापद्मनंद बच्चे शूद्र का बेटा था। शूद्र का बेटा था, इसीलिए इसको हम लोग दासी पुत्र कहते थे। लेकिन महापद्मनंद की बच्चे उपाधियां याद कर लेना, जो पेपर में भाई साहब छाप दी जाती हैं। इसकी उपाधियां थी एकराट, कामा भार्गव, कामा सर्व छत्रांतक। एकराट, भार्गव, कामा सर्व छत्रांतक, ये किसकी उपाधियां बच्चे? ये सारी की सारी उपाधियां महापद्मनंद की, याद कर लेना। ठीक है। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, पहली बार कलिंग पर विजय किसने पाई और वहां पर एक नहर खुदवा दी? लिख लेना, पहली बार कलिंग पर विजय की किसने? महापद्मनंद ने। एवं वहां पर एक नहर खुदवाई। एक नहर खुदवाई। तो बच्चे पहली बार कलिंग पर विजय की एवं वहां पर एक नहर खुदवाई बच्चे किसने? तो आपको पता होना चाहिए, महापद्मनंद ने। क्लियर है? और कलिंग पर विजय जो पाई, इसका उल्लेख कहां मिलता है? कलिंग पर विजय जो मिली, इसका उल्लेख कहां से मिलता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, एक अभिलेख था जिसका नाम है हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख और किसी का नहीं है, कलिंग राजा खारवेल का है। इसने इस अभिलेख में बताया था कि महापद्मनंद ने सबसे पहले कलिंग पर विजय की और यहां पर एक नहर खुदवा दी। ठीक है, हाँ, यहीं पे याद कर लेना, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका था? तो याद कर लेना, कलिंग राजा खारवेल का। कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल का बच्चे ये अभिलेख था, हाथी गुम्फा अभिलेख। अच्छे से आप इसको याद कर लेना। ठीक है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र। सर्वप्रथम भारतवर्ष का बच्चे जिक्र किसमें हुआ? तो आप सबको याद होना चाहिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। क्लियर है? अब यहीं पर एक सवाल बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्या याद करोगे? अंतिम शासक। अंतिम शासक नंदवंश का। और बच्चे अंतिम शासक याद कर लेना, घनानंद। घनानंद। पेपर में सवाल आएगा, जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था तो मगध में कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो उसका नाम था घनानंद। तो यहां पे आप लिख सकते हो, सिकंदर के समय
सिकंदर तो पंजाब में आक्रमण करके चला गया, लेकिन प्रश्न यह बनेगा ना, जब पंजाब में वहां पर आक्रमण किया था उस समय ये जो 16 महाजनपदों में सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपद था जिसका नाम था मगध। मगध पे शासन कौन कर रहा था? तो मगध पे कर रहा था घनानंद। याद कर लेना। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना बच्चे, बहुत ध्यान समझना। घनानंद के दरबार में ही पहले चाणक्य रहते थे। हुआ यह था कि घनानंद